नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। रुक करेंगे खबरों की तरफ। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान अगली सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है और आगामी हफ्ते में उम्मीद जताई जा रही है कि तालिबान अपनी सरकार का गठन कर लेगा। तमाम तरह के वादों को करने के बाद भी दुनिया भर के अधिकतर देश पूरी तरीके से तालिबान पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति ने अफगानिस्तान के भविष्य को निर्धारित करने के लिए वहां चुनाव का आह्वान किया है। इसके साथ ही उम्मीद जताई है कि पश्चिमी देशों के सैनिकों की वापसी के बाद वहां शांति लौट आएगी। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने कहा कि अफगानिस्तान के लोगों को अपनी सरकार निर्धारित करने के लिए जितनी जल्दी हो सके मतदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वहां एक ऐसी सरकार बनाई जानी चाहिए जो वोटों और लोगों की इच्छा से चुनी जाए। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ने हमेशा से ही अफगानिस्तान में शांति की उम्मीद की है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस वीडियो का संज्ञान लिया है जिसमें अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कट्टरपंथी नेता सैयद अली शाह गिलानी का शव पाकिस्तानी झंडे में लिपटा दिख रहा है। गिलानी के शव को पाकिस्तानी झंडे में लपेटने और कथित राष्ट्र विरोधी नारेबाजी के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बड़गाम पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस उस वक्त वहां मौके पर मौजूद थी। वहीं पाकिस्तानी झंडे को देखकर जैसे ही पुलिस शव को अपने कब्जे में लेने के लिए आगे बढ़ी, दिवंगत अलगाववादी नेता के सहयोगियों ने झंडा हटा दिया। सैयद अली शाह गिलानी को 2 सितंबर को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर के उनके हैदरपुरा आवास के पास एक स्थानीय कब्रिस्तान में दफनाया गया था। 92 साल के गिलानी का 1 सितंबर को लंबी बीमारी के बाद हैदरपुरा स्थित आवास पर रात करीब 10:30 बजे निधन हुआ, जहां वो साल 2008 से नजरबंद थे। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में शनिवार दोपहर को सामान्य बारिश हुई, जिसके बाद पारा नीचे चला गया। आईएमडी ने दिल्ली में हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने का पूर्वानुमान जताते हुए शनिवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया था और अब आज के लिए आकाश में बादल छाए रहने और गरज का पूर्वानुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने आज के लिए ग्रीन अलर्ट और सोमवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। ग्रीन अलर्ट का मतलब सब कुछ ठीक रहने से है, वहीं येलो अलर्ट खराब मौसम और जनजीवन प्रभावित होने की आशंका का सूचक है। आज अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 34 और 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में आज राज्य में अलग अलग स्थानों पर बिजली की गरज के साथ बौछारें पड़ने की भी आशंका है, जबकि 6 सितंबर को राज्य में कई जगह बारिश के साथ गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। वहीं मौसम विभाग की माने तो राज्य के पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शनिवार को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आज किसान महापंचायत होने वाली है। जानकारी के मुताबिक इस महापंचायत में देश भर के 300 से अधिक किसान संगठन शामिल हो रहे हैं। 60 किसान संगठन पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से हैं। ऐसे में एक तरफ जहां महापंचायत में भाग लेने के लिए हजारों किसान मुजफ्फरनगर पहुंचने लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ महापंचायत को देखते हुए पुलिस भी अलर्ट पर है। किसानों ने 500 लंगर शुरू किए। इसके अलावा 100 चिकित्सा शिविर भी लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही महापंचायत को ठीक तरीके से करने के लिए 5000 वॉलंटियर बनाए गए हैं। जीआईसी मैदान में होने वाली किसान महापंचायत को आसपास के मैदानों से भी लाइव देखा जा सकता है। अपर पुलिस उपायुक्त ट्रैफिक रईस अख्तर भी पंचायत के दौरान मुजफ्फरनगर में मौजूद रहेंगे। तो कृषि कानूनों के विरोध में किसानों की आज महापंचायत उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में, जिसमें लगभग 300 किसान संगठनों के नेता आएंगे और इसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। मुजफ्फरनगर में आज किसानों की महापंचायत। लगातार अन्नदाता कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं।
अपनी आवाज उठा रहे हैं। लगभग 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन सरकार और किसानों के बीच जो खींचतान है कृषि कानूनों को लेकर वो थम नहीं रही है, घमासान बढ़ता जा रहा है। और आज किसानों की महापंचायत मुजफ्फरनगर में, जिसमें 300 किसान संगठन शामिल होंगे, भारी तादाद में किसान मुजफ्फरनगर कूच कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ नितिन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन जी, आज किसानों की महापंचायत, लगातार कृषि कानूनों के विरोध में किसान अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन अहम बात ये सामने निकल कर आ रही है नितिन जी कि अभी तक किसानों और सरकार के बीच कोई बात बन नहीं पाई है। क्या लगता है आज की महापंचायत किसानों की जो हो रही है वो कितनी अहम है? देखिए, बिल्कुल एक लंबे समय से ये जो किसान है ये धरने पर बैठे हुए थे और उसके बाद आज एक बार फिर से महापंचायत है जहां पर 300 से ज्यादा किसान संगठन जो है वो इसमें शामिल होंगे और मुजफ्फरनगर पहुंचना इनका लगभग शुरू भी हो गया था। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो भारतीय किसान यूनियन ने शनिवार से ही NH-58 के सिवाय टोल को फ्री करा दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे जो भी लोग आएंगे वो टोल नहीं देंगे। तो ये कहीं ना कहीं कोशिश है किसान संगठनों की कि सरकार जिस तरह से इस पूरे मामले पर अभी तक शांत बैठी हुई है, क्योंकि सरकार ने बिल्कुल भी अब इस पर, क्योंकि शुरुआती दौर में देखा गया था कि 11-12 फेज की बैठकें हुई थी, लेकिन इसके बावजूद किसी प्रकार का कोई निर्णय सरकार की तरफ से नहीं लिया गया था। लेकिन अब ये देखना होगा कि सरकार जब इस पर फिर से ये मामला गर्म होने लगा है तो अब आगे क्या रणनीति सरकार तय करती है। और आज जिस तरह से देखा गया है कि पूरे यूपी में अलर्ट जारी किया गया है पुलिस की तरफ से कि कहीं पर किसी प्रकार से कोई लापरवाही ना हो, तो उसको भी देखना होगा कि क्या अगर कुछ किसानों को कहीं पर रोका जाता है तो उसके बाद किसानों पर क्या रुख होगा और महापंचायत के बाद सरकार क्या निर्णय लेती है, ये भी देखना है। नितिन जी, क्योंकि बीते कुछ महीनों में भी हमने इस तरीके की पंचायतें किसानों की देखी, जहां पर भारी तादाद में किसान इकट्ठे हुए एक साथ। 300 से ज़्यादा संगठनों के किसान आज भी मुजफ्फरनगर में कूच कर रहे हैं। यहां पर महापंचायत होनी है, लेकिन नितिन जी, कहीं ना कहीं प्रशासन के पास भी एक बड़ी चुनौती आज का दिन देखा जा सकता है। चुनौती के तौर पर जिस तरीके से कोरोना के मामले भी देश में बढ़ते जा रहे हैं और कई राज्यों के किसान भी आज उत्तर प्रदेश कूच कर रहे हैं किसान की महापंचायत में शामिल होने के लिए, क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए? तैयारी प्रशासन ने पहले ही करी हुई थी और इसके अलावा अगर हम देखें तो कल लखनऊ के डीजीपी जो थे उन्होंने भी साफ तौर पर पुलिस प्रशासन और साइबर की टीम्स को पूरी तरह से तैयार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि किसी प्रकार से कोई लापरवाही ना हो। इसके अलावा धारा 144 भी लागू करी गई है कई जगहों पर। तो कोशिश है सरकार की और पुलिस प्रशासन की इस तरह का जो ये जो महापंचायत होने वाली है, इस महापंचायत में किसी प्रकार की लापरवाही ना हो और जो किसान संगठन आ रहे हैं उनके तो पूरी तरह से नजर रखी जाए। इसके अलावा कोशिश भी ये भी रहेगी कि कहीं पर भी किसी प्रकार से अगर कुछ माहौल बिगड़ता दिख रहा है तो उस पर कैसे काबू पाया जाए। तो ये सारी जो तैयारी है पुलिस प्रशासन ने की है, लेकिन अब देखना ये होगा कि किसानों की समस्या कैसे सरकार सुलझाती है, क्योंकि एक लंबा समय बीतता जा रहा है और सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं किसानों की जो नाराजगी है वो भी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल नितिन जी, क्योंकि 2022 के चुनाव भी करीब हैं, ऐसे में किसानों की नाराजगी कितना इफेक्ट डाल सकती है? अगर किसानों की नाराजगी उत्तर प्रदेश के हिसाब से देखिए, क्योंकि 2022 का चुनाव है और कई सारे मुद्दे हैं। किसान ये भी कह रहा है कि जो गन्ना का मूल है वो भी सरकार ने नहीं बढ़ाया उत्तर प्रदेश में। भुगतान किसानों का नहीं अभी तक किया गया है। इसके अलावा बिजली महंगी हो जा रही है, डीजल महंगा हो जा रहा है। तो ये सारी जो प्रमुख समस्याएं हैं ये भी उत्तर प्रदेश में। और उसके अलावा जो कृषि कानून बिल जो केंद्र सरकार की तरफ से पास किया गया उसके बाद जो ये जो इस तरह से जो प्रदर्शन शुरू हुए हैं किसानों के, तो ये कई सारी जो समस्याएं हैं ये सब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की सरकार पर काफी इफेक्ट पड़ रहा है। कल अब सरकार इसको कैसे हैंडल करती है ये देखना होगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर शिक्षकों के बहुमूल्य योगदान को सम्मान देने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को एक कदम आगे ले जाने के लिए पिछले साल की तरह इस साल भी स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षक पर्व मना रहा है। शिक्षक दिवस 2021 वर्चुअली तौर पर आज से 17 सितंबर तक मनाया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज एक वर्चुअल कार्यक्रम में 44 शिक्षकों को पुरस्कृत करेंगे।
इसके साथ ही इस दौरान इन सभी 44 पुरस्कृत शिक्षकों पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। भविष्य के युवाओं के साथ ही मस्तिष्क को आकार देने में शिक्षकों की उत्कृष्टता और प्रतिबद्धता को सम्मान देने के लिए पहली बार साल 1958 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में काम कर रहे प्रतिभाशाली शिक्षकों को सार्वजनिक तौर पर सम्मानित करने के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। 2 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के निशाने पर एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ही रहे। अमेठी के जगदीशपुर सीएचसी में ऑक्सीजन प्लांट के लोकार्पण के मौके पर स्मृति ईरानी ने मंच से अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी को निशाने पर लिया, जहां उन्होंने कहा कि कोविड की वैश्विक महामारी ने जब अमेठी के दरवाजे पर दस्तक दी तो यहां के वरिष्ठ नागरिक जानते हैं कि अमेठी में ढंग का जिला अस्पताल भी नहीं था। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि अमेठी के प्रशासन ने ये संकल्प लिया है कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार के साथ समन्वय कर जो 70 साल में अमेठी में नहीं हो पाया वो व्यवस्था हम करके दिखाएंगे। 7 सितंबर को एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अयोध्या में सम्मेलन करेंगे, जिसको लेकर ओवैसी के अयोध्या में प्रवेश पर रोक लगाए जाने की मांग तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य और बाबरी मस्जिद विवाद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने अयोध्या आगमन को लेकर आपत्ति जताई है। तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने शासन और प्रशासन से अयोध्या जनपद में प्रवेश पर रोक लगाए जाने की मांग की है। तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस दास के मुताबिक ओवैसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद तोड़ी ना जाती तो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला दूसरा होता। उन्होंने बताया कि ओवैसी के द्वारा दिए गए इस तरह के बयान अयोध्या में हिंदू मुस्लिम के बीच धार्मिक नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, इसलिए अयोध्या में प्रवेश पर रोक लगाई जानी चाहिए। तो वहीं बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने भी आपत्ति जताते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद की ही राजनीति करें। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जो उनका अयोध्या दौरा है उसमें उनके जो पोस्टर लग रहे हैं उसमें अयोध्या न लिख करके फैजाबाद लिखा जा रहा है। जब उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने फैजाबाद नाम को हटा करके अयोध्या कर दिया है तो इसके बाद में फैजाबाद लिखना यह माननीय मुख्यमंत्री जी का अपमान है और हम अयोध्या वासियों का अपमान है। हमें चाहते हैं, मुसलमानों को एक संदेश देना चाहते हैं कि अवैसी से लोग होशियार रहें, क्योंकि ये चुनाव जो है इस वक्त जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरे दुनिया में अयोध्या ऐसी जगह और उत्तर प्रदेश ऐसी जगह हमें चाहते हैं कि जो भी अपने इलाके में अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने विधानसभा में जो आदमी अच्छा हो उनको चुने। और अवैसी का तो जो है लोग उनके ऊपर ध्यान रखें और ध्यान इस तरीके से रखें कि अवैसी उत्तर प्रदेश में उनको आना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि वो हैदराबाद के हैं। वो अपना हैदराबाद देखें, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ में खिलवाड़ ना करें। ऊंचाहार से सपा विधायक मनोज पांडे के बोल बिगड़ गए। ग्राम पंचायत पट्टी रहस कैथवल में किसी भी मीटिंग में 30 से 40 से ज्यादा का व्यक्ति न मिलने पर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे ने प्रधान जैसे सम्मानित पद को अभद्र और गैर जिम्मेदाराना भाषा का इस्तेमाल किया। विधायक ने सेवक के बारे में अभद्र टिप्पणी, प्रधान को अपशब्द और कार्यकर्ता पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया और कैथवल की जनता को उन्हीं के मुंह पर महामूर्ख बोलकर पूरे कैथवल को और जनता जनार्दन को उसी के गांव में आकर अपमानित करने का काम किया। आगरा के आसपास के जिलों में डेंगू के प्रकोप को देखते हुए शमशाबाद कस्बे के एडीएम फाइनेंस ने निरीक्षण किया। एडीएम फाइनेंस ने नगरपालिका कर्मचारियों के साथ निरीक्षण किया और डेंगू के प्रकोप से बचने को लेकर दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही एंटी लार्वा दवा, फॉगिंग, साफ सफाई कराने की भी बात कही है। इसके अलावा शमशाबाद के वार्ड 20 में एडीएम फाइनेंस ने निरीक्षण किया। इस समय बरसात का सीज़न चल रहा है, जो सीजनल बुखार है, डेंगू है, इस तरह की रोग भी काफ़ी फैल रहे हैं। तो हम लोगों का प्रयास है कि यहाँ पर
जो एंटी लार्वा छिड़काव होता रहे, फॉगिंग होती रहे, साफ़ सफाई की व्यवस्था अच्छी रहे, जिससे ये इस तरह के मच्छरों की संबंधित बीमारियां या अन्य सीजनल बीमारियां न फैलें। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में नंबर 1 प्रधानमंत्री हैं। एक सर्वे में ये रिपोर्ट सामने आई है। दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला स्थान मिला है। ग्लोबल एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट की ये रिपोर्ट सामने आई है। 5वें नंबर पर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया भर में पहला स्थान दिया गया है। ग्लोबल एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट का ये सर्वे जिसकी रिपोर्ट सामने आई है और भारत को बड़ी उपलब्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में पहले पीएम, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को 5वां स्थान मिला है। नितिन हमारे ब्यूरो चीफ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नितिन जी, बड़ी उपलब्धि एक बार फिर से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम रिपोर्ट में पहला स्थान मिला है। साफ तौर पर क्योंकि जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रीच है और इसके अलावा जो उनके फॉलोअर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो उसी में ये एक अहम जो रिजल्ट, एक अहम सर्वे जो हुआ है मॉर्निंग कंसल्ट का, उसमें ग्लोबल लीडर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70% लोगों की पसंद है और उसके बाद जो देश और दुनिया के बड़े बड़े नेता हैं उनका नाम आया है। तो ये अपने में बहुत बड़ी बात है क्योंकि जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और उसी का ही नतीजा है कि कहीं ना कहीं जो भारत है उसका भी नाम होना है। नितिन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो रिपोर्ट जारी की गई है ग्लोबल एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा, इसके पैरामीटर्स क्या रहे, ये भी कहीं ना कहीं दर्शकों को जानना बेहद जरूरी है। पैरामीटर से अगर बात बताई जाए तो सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कहीं ना कहीं देखा जाता है कि कौन कितना एक्टिव है और उसके बाद उसके फॉलोअर्स दिन प्रतिदिन कितने बढ़ रहे हैं। इस साल की अगर मैं आपको बात बताऊं तो इस साल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो जो एक्टिवनेस जो उनकी है वो बहुत ज्यादा हुई है और उसके बाद लगातार उनके जो फॉलोअर्स हैं वो बढ़े हैं। इसके अलावा किस तरह से उनका जो कार्यकाल रहा है उस पर भी कहीं ना कहीं एक सर्वे कराया जाता है और उसके बाद जनता के बीच में उनकी लोकप्रियता कितनी है, किस तरह से है, इस पर भी एक सर्वे कराया जाता है। तो कई सारे जो प्रमुख पैरामीटर्स हैं उसी के आधार पर ये जो नतीजा है वो निकाला जाता है और सबसे अहम बात यह है कि इंटरनेशनली ये भी देखा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाता है कि दूसरे जो नेता हैं उन नेताओं के बीच में इस नेता की कितनी भूमिका रहती है, किस तरह से किन किन बातों पर फैसला लिया जाता है। तो कई सारे जो प्रमुख पैरामीटर्स हैं उनको रख करके उसके बाद ये जो नतीजा है ये निकाला जाता है। नितिन जी, फिलहाल हमारे साथ बने रहिएगा। एक और अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी पार्टी का प्रबुद्ध सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है। सीएम योगी वाराणसी से प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत करेंगे, वहीं राधा मोहन सिंह प्रयागराज से सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा अयोध्या से स्वतंत्र देव सिंह सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। वहीं केशव प्रसाद मौर्य कानपुर जाएंगे जहां प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। सुनील बंसल लखनऊ में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अरुण सिंह मथुरा से इस सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जो आज से शुरू हो रहा है, 2022 के चुनाव के लिए सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं और कहीं न कहीं प्रबुद्ध वर्ग के वोट्स को अपने पाले में करने की एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी। नितिन जी, हमारे ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन जी, आज से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत हो रही है भारतीय जनता पार्टी के, क्या कहेंगे? जिस तरह से लगातार देखा गया है कि पहले लगभग जो विपक्षी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश की, उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया है, चाहे बसपा की बात करें या फिर सपा की बात करें, तो अब बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं अपने जो रास्ते हैं वो बोलने शुरू कर दी हैं प्रबुद्ध वर्ग को अपने साथ लाने के लिए। और उसी कड़ी में आज से ये सम्मेलन शुरू हो रहा है। बड़े पैमाने पर ये सम्मेलन है और जितने भी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, मंत्री हैं,
खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे प्रबुद्ध वर्ष सम्मेलन के तहत जनता के बीच जाने वाले हैं। सीएम आज बनारस में रहेंगे, वहां पर ये सम्मेलन करेंगे और उसके अलावा जो अलग अलग मंत्री हैं, अलग अलग जो फाइव बैंड नेता हैं उत्तर प्रदेश यूपी से, उन सबको जिम्मेदारियां दी गई हैं। सुनील बंसल जो कि संगठन के मजबूत कड़ी माने जाते हैं उत्तर प्रदेश में, वो राजधानी लखनऊ में रहेंगे और प्रबुद्ध वर्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो कोशिश है बीजेपी की कि जो ब्राह्मण वोट बैंक है, जो प्रबुद्ध वर्ग है, उसको साधा जाए, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, क्योंकि जिस तरह से विपक्षी पार्टियां इस पूरे वोट बैंक को साधने में लगी हैं, ऐसे में बीजेपी को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर जरूर लगा होगा और अब उसी को देखते हुए ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जो है वो किया जा रहा है। नितिन जी, कहीं ना कहीं विपक्षी दल भी लगातार आरोप लगा रहे थे कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न कर रही है योगी सरकार। क्या ये माना जाए कि ये सम्मेलन इसीलिए शुरू किया गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं ये बात मान चुकी थी कि ब्राह्मण नाराज हैं? देखिए, ब्राह्मण नाराज हैं, बिल्कुल सही बात है, और कैसे उन ब्राह्मणों को मनाना है, ये भी एक अहम बात, एक अहम सवाल बीजेपी के सामने घूम रहा था। दूसरी चीज, जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने अलग अलग जगहों पर लगातार प्रबुद्ध वर्ष सम्मेलन किया, जैसे कि पहले समाजवादी पार्टी ने इसकी जिम्मेदारी पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा को दी थी और उन्होंने जगह जगह जाकर लोगों से मुलाकात की थी और उसके बाद बयानबाजियों का दौर भी शुरू हुआ था और उसके बाद बीएसपी ने सतीश चंद्र मिश्रा को आगे करके प्रबुद्ध वर्ष सम्मेलन करवाया और वो भी अभी भी जारी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये भी लग रहा था कि एक तो ब्राह्मण नाराज है, दूसरी तरफ लगातार दूसरे अन्य जो दल है वो कोशिश कर रहे हैं तो उन ब्राह्मणों को मना करके अपने पाले किया जाए। और वो वोट बैंक इतना महत्वपूर्ण होता है ब्राह्मणों का कि अगर वो भी कहा जाता है कि दूसरी पार्टी के पक्ष में वो गिरेगा, वो सरकार इसी की बन जाती है। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं ये डर अब जरूर सताने लग गया कि ऐसा ना हो कि इस बार ब्राह्मण नाराज भी है और दूसरी तरफ जो विपक्षी है वो भी उन्हें साधने में लगा हुआ है और इसका जो खामियाजा है, इसका जो नुकसान है वो बीजेपी को हो जाए। तो अब उसी को देखते हुए ये प्रबुद्ध वर्ष सम्मेलन जो है वो बीजेपी शुरू कर। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगली अहम खबर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के अमेठी दौरे का आज दूसरा दिन है। आज स्मृति ईरानी 2 दिवसीय दौरे पर कल से हैं। अमेठी में आज सुबह 9:50 पर कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक करेंगी। संभावित तीसरी लहर की तैयारी पर भी समीक्षा करेंगी। 11:25 पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लेने पहुंचेंगी। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी के 2 दिवसीय दौरे पर और आज दौरे का दूसरा दिन। आज अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक करेंगी। कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारियां क्या हैं, ये जानकारी लेंगी, अधिकारियों से जरूरी निर्देश देंगी और इसके बाद सीएससी ड्राइस का जायजा लेने पहुंचेंगी। कल दौरे के पहले दिन ऑक्सीजन प्लांट का। और लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस कमिश्नर लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अर्दली रूम का दौरा किया पुलिस कमिश्नर ने। लखनऊ के कृष्णा नगर सर्किल का अर्दली रूम का दौरा किया। सरोजनी नगर थानों में दर्ज विवेचनाओं की समीक्षा की। वहीं समीक्षा करते हुए विवेचकों से सवाल जवाब भी किए। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस कमिश्नर कृष्णा नगर सर्किल के अर्दली रूम पहुंचे, दौरा किया, यहां पर दर्ज विवेचनाओं की समीक्षा की और विवेचकों से सवाल जवाब भी किए। और बड़ी खबर आ रही है। पीजीआई अस्पताल की पार्किंग में चोरी की घटना सामने आई है। पार्किंग में 6 वाहन चोरी हुए हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 6 वाहन भी पुलिस ने बरामद किए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीजीआई अस्पताल की पार्किंग में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है पुलिस ने। 6 वाहन बरामद किए हैं चोरों की गिरफ्त से और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।